सबसे पहले तो हम सभी जो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, हम सभी आज के दिन को उत्सव के रूप में मना रहे हैं और हम सभी सरकार के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी एक-दूसरे को भी आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि जितने लोग आज आपको दिख रहे हैं, ये लोग चुपचाप गुमनाम तरीके से लगातार पेसा कानून को ज़मीनी स्तर तक लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज इन सब के संघर्ष को सफलता मिली है, तो ज़ाहिर-सी बात है, सभी बहुत खुश हैं। ड्राफ्ट तैयार करने में आपका भी काफ़ी योगदान रहा। किन-किन चीज़ों पर बारीकियों से ख्याल रखा गया है, किस तरीके से? जी, जब सबसे पहले जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तो विभाग के जो मेरी टीम थी बहुत मदद मिली, टीआरआई से भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे। साथ में मैं कहूँगी जब एक बार प्रकाशित हो गया, उसके बाद हम लोगों ने सुझाव आमंत्रित किए थे। उस वक़्त हम लोगों ने चर्चा के दौरान ऐसा महसूस किया कि जो समाज के अगुवा हैं, जिन्होंने पेशा के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है, कहीं न कहीं उनसे सुझाव लेना बहुत ज़रूरी है और उनकी आकांक्षाओं को नियमावली में उपयुक्त स्थान मिले, जितने भी कानून से संगत हैं, उनको उपयुक्त स्थान मिले नियमावली का, इसका प्रयास किया गया। तो कुछ देर हम लोगों ने कई समय तक हम लोगों ने कुछ कार्यशाला किया और जितने आज लोग देख रहे हैं, उन लोगों ने उसमें भागीदारी की और अपने-अपने सुझाव दिए, आपत्तियाँ दी। उस अनुसार पुनः संशोधन किया गया था। मैडम, तो मुख्य यही अड़चनें विशेष इसमें क्या थी और अब क्या लगता है कि किसी प्रकार की अड़चनें नहीं आएँगी आगे? देखिए, मुख्य अड़चनें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा हमेशा से नियमावली को लागू करने की थी, लेकिन 2018 तक मैं बताना चाहूँगी कि कुछ काम इस दिशा में नहीं हो पाया था, कुछ ठोस काम। इसकी वजह है ख़ास कि ये नियमावली और कानून कोर्ट में विवादों में उलझा रहा था और मैं सोचती हूँ कि जिस ख़ास कारणों के लिए उलझा था, वो समाज के लिए हित में थे भी नहीं। तो एक ख़ास लॉबी आप कह सकते हैं, कुछ ख़ास मुट्ठी भर लोग थे, जिनकी वजह से इतना देर हुआ, उन्होंने नियमावली को रोक के रखा, बाधा डालते रहे और कई प्रकार के उन्होंने विश्लेषण किए जो कि भ्रामक थे। इससे जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी और साथ में कई बार सरकार को भी इससे गलत संदेश देने का ऐसा कोशिश किया गया था। मुझे लगता है मुख्य बाधा यही थी, जो कुछ शरारती लोग बार-बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे और बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, जब भी कोई समस्या होता है, ऐसा संभव ही नहीं है कि उस समस्या का समाधान भी साथ में ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो समस्या का समाधान ढूँढना नहीं चाहते हैं, उसे जलेबी की तरह उलझा कर रखना चाहते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है। मैडम, ये क्लियर कीजिए कि जो आदिवासियों में जो धर्म को छोड़ चुके हैं, ईसाई धर्मावलंबी हो गए हैं, उनके लिए क्या बंदिशें रहेंगी? क्योंकि ये जो पेशा कानून है, रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाला है और जैसा ड्राफ्ट में भी आप बता रही हैं, रूढ़िवादी परंपराओं से इतर जो लोग चले गए हैं दूसरे धर्म में, जो क्रिश्चियनिटी मान रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे और कैसे, मतलब उनके लिए क्या है यहाँ? देखिए, मुख्य तौर पर इसे आप अभी कानून की ठोस परिभाषा मत मानिए जो मैं कहने जा रही हूँ। ये हम लोगों का विश्लेषण है, हमारी परिभाषा है, लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय आ चुके हैं और उसी के आधार पर हमने एक परिभाषा जो है विकसित की है और आपस में इस पे चर्चा करके हम लोग आगे बढ़े हैं। जो पेशा कानून का 4 क है, जो सबसे पहला है, वो कहता है कि पेशा कानून संरक्षण देगा किसे? रूढ़िजन्य विधि यानी कस्टमरी लॉ, सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक प्रथाएं। तो निश्चित तौर पे पेशा कानून आदिवासी समाज के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को मान्यता देती है। तो जहाँ धार्मिक प्रथाओं का सवाल आता है निश्चित रूप से और कस्टमरी लॉ का, अगर जो धार्मिक प्रथाएं छोड़ चुके हैं तो उनकी जो विश्वास है, आस्था है, वो अलग हो गई है। जहाँ तक पेशा कानून का सवाल है, वो पारंपरिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है और जो पारंपरिक ढांचा है, वो समाज के जो सामाजिक प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं, कस्टमरी लॉ है, उसी पे आधारित है। तो जो इसे नहीं मानते हैं, उन पे पेशा कानून मैं कह सकती हूँ कि पेशा कानून तो सब पे लागू होगा, चाहे वो आदिवासी है या गैर आदिवासी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो सामाजिक संरचना है, जो आदिवासी बहुस्तरीय व्यवस्था है, उसका जो संरचना है, उस पद पे कौन होंगे, वो कस्टमरी लॉ पालन करने वाले होंगे या कौन होंगे, क्योंकि उन पदों की सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उन पदों की धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं और आदिवासी समाज में आपका धर्म और कानून और परंपरा ये बहुत अलग-अलग नहीं चलते हैं, राज्य कानून जैसा नहीं है, ये सभी आपस में गहराई से जुड़े हैं। तो पेशा कानून का जो वचन है कि हम एक कानून एक सुरक्षा देगा आदिवासी की पारंपरिक विरासत को, तो मुझे लगता है इसमें धर्म और परंपरा की सुरक्षा भी शामिल है।
हाल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी निर्णय आया था और उन्होंने भी 4 घ और 4 का के जो प्रावधान है पेशा के उस पे अपना निर्णय को आधारित किया था, जहाँ पे सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा का आधार पेशा कानून देता है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।